रात के 9 बजे चांद की रोशनी में शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। ठंड की वजह से पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं शिमला की एक सड़क पर 2 कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लगभग 19 साल की एक घबराई हुई लड़की सुनसान सड़क पर अकेली चली जा रही थी। तभी उस लड़की ने आगे बढ़ते हुए खुद से कहा, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? शायद वो ऑटो वाला सही कह रहा था। मुझे इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहते ही वो लड़की और भी तेजी से चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उस लड़की ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वो चौंक गई और घबराते हुए बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो किसके कदमों की आहट थी? डर और घबराहट की वजह से उसने तुरंत सामने की तरफ देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक चलने के बाद उसे फिर से उन्हीं कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जिससे वो लड़की और भी ज्यादा डर गई और इस बार पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर में उन कदमों की आहट तेज हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके एकदम करीब आ चुका है। तभी वो लड़की घबराकर तिरछी नजरों से अपने बाईं तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? तिरछी नजरों से पीछे देखने के बाद भी उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस वक्त डर से उसका गला सूख चुका था। तभी अचानक उस लड़की को सड़क पर अपनी परछाई के ठीक पीछे किसी और की भी परछाई दिखाई दी, जो उसके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था, इसलिए डर से उसके हाथ पैर फूलने लगे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही वो लड़की डर से कांप उठी और घबराकर तेजी से आगे चलने लगी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो लड़की आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेज वो परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलती जा रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला था, वैसे ही एक अनजान हाथ ने उस लड़की के दाएं हाथ को कसकर थाम लिया और ऐसा होते ही वो लड़की जोर से चीख पड़ी। उस लड़की ने फौरन अपने दाईं तरफ डरी हुई नजरों से देखा तो उसे सामने एक लड़का दिखाई दिया, जिसने अब भी उसका हाथ थामा हुआ था। उस लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगी तो वो लड़का सामने सड़क की तरफ देखते हुए बोला, डरो मत, बस मेरे साथ चलती रहो। उस लड़की की आवाज़ बहुत गंभीर और शांत थी, जिसे सुनकर वो लड़की बिना कुछ कहे इस अनजान लड़के के साथ आगे बढ़ने लगी। इस लड़के के साथ होने की वजह से उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। तभी आगे बढ़ते हुए उस लड़की ने अपने बाईं तरफ देखा तो उसे अब वो परछाई कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के आते ही वो परछाई कहाँ चली गई। ये सोचते हुए उस लड़की ने हुडी पहने हुए उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन हुडी की वजह से उसे अभी भी उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो घबराई हुई आवाज में बोली, कौन है आप? लड़के ने सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, चुपचाप चलती रहो। उस लड़के का हाथ थामने से लड़की का डर जैसे गायब ही हो गया था। उसे अब किसी भी परछाई के आसपास होने का एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए वो लड़की खामोश हो गई और बिना कुछ कहे सामने देखकर चलने लगी। पैदल चलते हुए कुछ ही देर में वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच गए। तभी हुडी पहने हुए उस लड़के ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और सख्त आवाज में बोला, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। ये लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका सख्त रवैया देखकर वो कुछ भी बोल नहीं पाई और अपने बैग में मोबाइल ढूंढते हुए बोली, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूँ। वो लड़की मोबाइल ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से किसी औरत की आवाज़ सुनकर वो लड़की घबराकर सामने की ओर देखने लगी। इस वक्त उसके सामने 45 से 50 साल की एक औरत खड़ी थी, जो गुस्से में उसे घूर कर देखे जा रही थी। इसलिए वो लड़की नर्वस होकर जवाब देते हुए बोली, मैम, मैं यहाँ। उस लड़की को यूं अटक अटक के बोलता देख सामने खड़ी वो औरत फिर से गुस्से में बोली, जल्दी बोलो,
हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। ये सुनते ही उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैम, मेरा नाम सुहानी शर्मा है। मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है। यहाँ मेरे लिए एक रूम बुक्ड है। वार्डन ने तुरंत उस लड़की को अजीब सी नज़रों से देखते हुए पूछा, तुम इस वक्त अकेले ही यहाँ आ गई? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, नो मैम, मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी ने अपने दाईं तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो हैरान होते हुए बोली, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की ये हरकतें काफ़ी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने सुहानी को टोकते हुए पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? सुहानी ने कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहा, वो लड़का अभी तो यहीं था। तभी वार्डन थोड़ा गुस्से में बोली, कौन सा लड़का? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुहानी ने हिचकिचाकर जवाब देते हुए कहा, जिसके साथ मैं यहाँ तक आई थी, अभी अभी तो वो यहीं खड़ा था। वार्डन ने जवाब देते हुए कहा, जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेले ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। मुझे तो तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक गई और उस लड़के के बारे में सोचते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही तो आया था। सुहानी को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखकर वार्डन फिर से सख्त आवाज में बोली, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे कि यहाँ रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना अलाउड नहीं है। वार्डन का गुस्सा देखकर सुहानी ने उससे कोई बहस नहीं की और चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने लगी। लेकिन अंदर जाने से पहले सुहानी ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, आखिर कौन था वो लड़का? ये कहते हुए सुहानी की नज़र एक बार फिर से वार्डन के चेहरे पर पड़ी, जो उसे उसके रूम में जाने का रास्ता बता रही थी। वार्डन का गुस्से वाला चेहरा देखकर सुहानी ने अपनी नज़रें झुका लीं और वो अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ ही मिनटों में सुहानी अपने कमरे में जा पहुंची, लेकिन उसे कमरे में और कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी वॉशरूम है दरवाज़ा खुला और एक लड़की कमरे में आई। वो लड़की दिखने में बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लग रही थी। उसने लोअर टी-शर्ट पहना हुआ था और उसके कंधे तक के कर्ली बाल थे। उस लड़की ने सुहानी को मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तो तुम हो मेरी नई रूममेट? उसका सवाल सुनते ही सुहानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो वो लड़की आगे बढ़कर सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, आई एम निशा। सुहानी ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो निशा, आई एम सुहानी शर्मा। सुहानी के इंट्रो देते ही निशा ने उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछा, तुम अभी रूम में क्यों आ रही हो? अब तक कहाँ थी? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, मैं अभी ही हॉस्टल पहुंची हूँ। ये सुनते ही निशा ने हैरान होकर सुहानी को देखते हुए पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ आई हो? सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो निशा ने उससे फिर से सवाल करते हुए कहा, और तुम किस रास्ते से आई हो? सुहानी ने बिना सोचे समझे जवाब देते हुए कहा, पुराने रोड से। ये सुनते ही निशा ने हैरानी से सुहानी की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोली, और तुम अब तक जिंदा भी हो? क्या बात है! ये कहते हुए निशा के चेहरे में एक्साइटमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सुहानी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? निशा ने जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली वो रास्ता बहुत डेंजरस है और रात के वक्त वहाँ बहुत हादसे होते रहते हैं। आई थिंक आज तुम लकी थी, पर हमेशा नहीं रहोगी। दोबारा रात में उस रास्ते से कभी मत जाना। ये सुनकर सुहानी ने क्यूरियस होते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? निशा जवाब देते हुए बोली, उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो जगह हॉन्टेड है। सुहानी ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या सच में ऐसा है? निशा बेफिक्री से जवाब देते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। वैसे ये बात तो है, लगभग हर सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है, इसलिए तो यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। सुहानी ने थोड़ा डरते हुए पूछा, निशा, क्या तुम्हें वहाँ जाने से डर लगता है? निशा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे इस दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनते ही सुहानी हंसने लगी और वो दोनों यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें करने लगे। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बात करने लगे और यूं ही आधी रात बीत गई। अब निशा भी गुड नाइट कहकर गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन सुहानी की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। बार बार उसके दिमाग में जंगल में मिली उस परछाई और उस हुडी वाले लड़के का ख्याल आ रहा था और सुहानी खुद से ही सवाल करते हुए बोली, आखिर कौन था वो लड़का और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई थी? क्या वो परछाई मुझे मारने आई थी? और अगर वो सच में मुझे मारने आई थी तो उस लड़के ने मुझे क्यों बचाया? काफी देर तक सुहानी यही सब सोच रही थी और फिर उसे भी नींद आ गई।
दूसरी तरफ पुराने रोड के किनारे बने कुएं के पास लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक टॉर्च और एक कैमरा था। वो बड़े गौर से उस कुएं के आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो औरत टॉर्च की रोशनी से कुएं को देख ही रही थी, तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजरा। ये एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बड़बड़ाकर बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार ही यहाँ लोगों ने किसी आत्मा के होने की झूठी कहानी फैला रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानी बनाकर लोगों को क्या मिलता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी हुई, उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ये कहानी झूठी नहीं है। ये आवाज़ सुनते ही उस औरत ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे अब भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार उस औरत को थोड़ा डर लगने लगा और वो घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये आवाज़ किसकी थी? इस अंधेरे जंगल में उस औरत के अलावा इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस औरत ने हिम्मत करते हुए धीमी सी आवाज़ में खुद से कहा, शायद ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि यहाँ कोई है, लेकिन मुझे वो सब बातें भूलकर अपना काम पूरा करना होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तिरछी नज़रों से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उसे बहुत क्लियर एहसास होने लगा था कि उसके पीछे ज़रूर कोई है। साथ ही वहां की हवा में भी ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने का नज़ारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल गए। उसके सामने एक बहुत बड़ा साया था जो हवा में ऊपर उठा हुआ था। ये नज़ारा देखकर वो औरत डर से हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम? इस सवाल के बदले में उसे सामने से एक भयानक आवाज़ ने जवाब देते हुए कहा, तेरी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ गया और जंगल में उस औरत के चीखने की आवाज़ गूंजने लगी। वहीं हॉस्टल में सुहानी अचानक से एक झटके से उठकर अपने बेड पर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगी। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी सुहानी ने ध्यान दिया कि वो हॉस्टल में अपने रूम के बेड पर है। ये देखते ही सुहानी ने चैन की सांस ली और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कितना भयानक सपना था। वो औरत, वो साया, सब कुछ कितना भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। ये कहते हुए सुहानी अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी और फिर कुछ ही देर में वापस से सो गई। अगली सुबह सुहानी और निशा तैयार होकर साथ में कॉलेज जाने के लिए हॉस्टल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को वहां पर खड़ी एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। पता है, कल पुराने रोड पर फिर से एक मर्डर हुआ है। आज सुबह वहां एक और लाश मिली है। उस लड़की की ये बात सुनकर अचानक से सुहानी के कदम खुद ब खुद रुक गए और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सुहानी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, पुराने रोड पर औरत की लाश? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने यही तो सपने में देखा था। क्या वो लाश सच में उसी औरत की थी जिसे सुहानी ने सपने में देखा था, या ये था सुहानी का वहम? आखिर कौन था वो लड़का जिसने बचाई थी सुहानी की जान? और क्या है विशिंग वेल का राज?